कार्य में लगे हैं और लग पा रहे हैं, ये भी एक उनकी कृपा है। और परम सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के सदन में जुड़े सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे विषय पर चर्चा हुई थी, तो चर्चा करना और उन पर काम करना, जैसा कि पवन सर ने तुलनात्मक जो बात कही थी कि तुलनात्मक होना चाहिए, कोई भी चीज अपन कर रहे हैं तो उसकी तुलना होनी चाहिए। तो तुलना करना इसलिए जरूरी है कि हम कहाँ हैं उससे पता चलता है। हमारी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब तक तुलना नहीं होगी जब तक हमें पता नहीं होगा। और जैसा कि बहुत सारे विषय दिए गए थे मुझे, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को उनमें समाहित करा था और समेटने की कोशिश की थी। किंतु जितने विषय दिए गए थे, उन पर एक-एक दिन अपन चर्चा करें तो भी कम है। और आज के परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण है कि चीज़ों को खुद ऑब्ज़र्व करना। जो स्वयं से जो चीज़ें आती हैं, उनका कोई पर्याय नहीं होता। जब तक अनुभव में चीज़ें आती हैं, नहीं आती हैं, जब तक हमको कोई भी कुछ भी बता दे, वह किसी काम की नहीं होती है। जब तक हमारे स्वयं के अनुभव में कोई भी चीज़ आती है, जब तक ही वो ही हमारे काम की होती है। जैसा कि हम प्राकृतिक खेती ले लें, तो प्राकृतिक खेती में हम करके देख रहे हैं। जब उसके परिणाम आते हैं और फिर उसको हम जीते, तो उससे हमारे जो जीवनचर्या सुधरती है, हमारा जो स्वास्थ्य सुधरता है, हमारा जो स्तर सुधरता है, वह महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हम ये सारी चर्चा करें, तो चर्चा किस वजह से कर पा रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ज़रूरी है हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जब तक पूरे दुनिया का जो भी संसार है वो सूना है। और उस स्वास्थ्य के बिना फिर ना आप राष्ट्र की चर्चा कर सकते हो, ना संस्कृति की कर सकते हो, ना प्रकृति की कर सकते हो, ना जैविक की कर सकते हो और ना ही आध्यात्मिक की कर सकते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें हमारे स्वास्थ्य को बचाना है और स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाए। तो इसके लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण हमारी दिनचर्या है। और दिनचर्या मैं आपको बताऊँ, वह दिनचर्या नहीं, जो आप जी सकते हैं और जिस पर आप अमल कर सकते हैं। सुबह उठने से लेकर सोने तक के जो हमारे जो दैनिक कार्य हैं वह, और जो हम हमारी जीविका उपार्जन के लिए कार्य करते हैं वह महत्वपूर्ण इनमें से है। हमारी सबसे पहले दिनचर्या, कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, उसे आदर्श कैसे बनाया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपकी दिनचर्या ठीक है तो आपका स्वास्थ्य बहुत 50% स्वास्थ्य ठीक हो जाता है।
फिर बात आती है खान-पान की। तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? आपके शरीर में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है, आपको स्वयं को पता होगी और पता चलती है। आप खुद अनुभव करके देखिए किसी दिन कि कहीं भोज में जाओगे आप, तो उस दिन आपको अलग ही अनुभव होगा और आप जो दैनिक भोजन करते हैं, दैनिक जो आहार लेते हैं, उसका एक अलग वो प्रभाव होता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम हमारे जीवन में ऋतुओं के अनुसार जो फल आते हैं, उनका उपयोग करना शुरू करें। क्योंकि प्रकृति हमें खुद देती है। ऋतुओं के अनुसार जो फल आते हैं ना, वो खुद अपनी बॉडी के स्टेमिनर पावर बढ़ाने के लिए खुद तैयार करती है और खुद देती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूँ कि प्रकृति हमें कैसे ठीक करती है। जैसे कि अभी ठंडी का मौसम आ गया है, तो कपास कपास ठंडी में ही क्यों आता है? कभी विचार करा आपने? अभी कपास टूटना शुरू हो गया, क्योंकि ठंडी में कपास की ज़रूरत होती है, गरम कपड़ों की ज़रूरत होती है, उसके उपयोग अभी महत्वपूर्ण है। 8 महीने आपको गरम कपड़ों की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कपास की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। कपास जैसे बारिश में आता कपास की फसल, तो आप उसे कैसे कटाई करते और कैसे आप उसको संग्रहित करते, उसको सँभालते कैसे? इसलिए प्रकृति ने जो व्यवस्था दी है, वो बहुत अनुरूप दी है। सिर्फ़ प्रकृति में जीना सीखना आ जाए और उसको देखना आ जाए, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप जानने में आने लगती हैं। कपास जो है उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि उसको ना तो बारिश में संग्रहित किया जाता, ना गर्मी में, क्योंकि गर्मी में आग का बहुत ज़्यादा वो रहता, धूल-मिट्टी, आँधी का बहुत वो रहता है, तो वह खराब हो जाता, इसलिए वह ठंडी में आता है। इसलिए मेरा कहना है कि ऋतुओं के अनुसार हमको जो फल मिलते हैं प्रकृति से, उनका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो हम सारी चीज़ें हमको ठीक-ठीक नज़र आती हैं, ठीक-ठीक होने लगती हैं। नहीं तो स्वास्थ्य बेकार है तो हमारे लिए दुनिया की सारी चीज़ बेकार है। कितना ही अर्थ है आपके पास, तो वह अर्थ कभी काम नहीं देगा, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो। क्योंकि ऐसा होता तो रतन टाटा जी अपना स्वास्थ्य ठीक कर लेते, पैसे से स्वास्थ्य ठीक होता तो। अंबानी जी के बेटे, उनका स्वास्थ्य ठीक कर लेते वो। तो स्वास्थ्य एक तो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत सूक्ष्मता से जीने की ज़रूरत है। हम कब क्या खा रहे हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण है हमें जैसे हमने भोजन करा तो भोजन कब करना है? अब इसमें बहुत सारी अनुकूलताएँ नहीं होती हैं, व्यक्तियों के काम रहते हैं और अपनी-अपनी परिस्थितियाँ रहती हैं कि कब किसको कहाँ जाना है, तो उसके साथ अपने को समाहित करना पड़ेगा। उसको अपनी
तरीके से ढालना पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य ठीक करने का कोई उपाय नहीं है, यदि हम स्वयं उसमें साझा नहीं हो रहे हैं, यदि इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो कोई उपाय नहीं है स्वास्थ्य को ठीक करने का। आज के परिवेश में सबसे स्वास्थ्य में गड़बड़ी आने का मुख्य कारण है कि हमें भूख नहीं लगती है, फिर भी हम खाते हैं और वह खाना हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारी जो प्राचीन परंपरा है और जो वैदिक ज्ञान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि भोजन के 8 घंटे तक हमें कुछ भी लेना नहीं चाहिए। एक बार भोजन किया अपन ने, फिर उसके 8 घंटे तक हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। रात्रि में हल्का लेना है। 3 घंटे पहले सोने से पहले हमको रात्रि का जो भी हल्का-फुल्का लेना है, खिचड़ी हुई या जो भी हल्का अनाज है वो लेना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है हम हमारा स्वास्थ्य सुधारें, फिर जब जाके हम संस्कृति को बचा पाएँगे, हमारी धरती माता को बचा पाएँगे और हम इस समाज के लिए कुछ कर पाएँगे। और महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी तरफ से निस्वार्थ रूप से समाज को समय देना सीखें। क्योंकि हमारे पास जो हमें जहाँ से भी मिल रहा है, जो भी मिला है, वह यदि हमारे पास तक रह गया, तो फिर आगे बढ़ नहीं सकता। क्योंकि आज हम रोना तो रो लेते हैं कि समाज में ये कुरीतियाँ हैं, ये ऐसा हो रहा है, वह वैसा हो रहा है। तो क्या हम उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं? महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या दे सकते हैं समाज को और जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, जब तक परिणाम आने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम हैं, तो हमें हमारे जैसे लोग तैयार करना पड़ेगा। जभी इस समाज में सुधार की बात कर सकते हैं और समाज में कुछ सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि आज अधिकतर व्यक्तियों को पता है कि आप पेस्टिसाइड ज़मीन में उपयोग कर रहे हैं और उसके नुकसान हैं। फिर भी नज़रअंदाज किया जाता है। तो इसके पीछे कभी कारण आपने सोचा? इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे कि एक सामान्य किसान ले लूँ मैं, आज की जो किसानी बची है, वह 5 एकड़ की बची है। जो सामान्य किसान हैं औसतन, वह 5 एकड़ के किसान बचे हैं। अब 5 एकड़ में व्यक्ति प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करे, तो वह अपने संसाधन और जो आज के परिवेश में जीवन जी रहे हैं, उनके बराबर जीवन नहीं जी सकता। उसको अधिक मेहनत करके और जो लाभ है, वह कम प्राप्त होगा और जो व्यक्ति कम लाभ पर काम करेगा ना, तो वह कब तक लड़ सकता है? उसके साथ बहुत सारी विडंबनाएँ होती हैं। बाज़ार की समस्या है। जैसे बहुत सारी चीज़ें पैदा तो कर सकता है किसान, किंतु उन्हें बेचने में समस्या है। जैसे कि कल एक
हमारे आदरणीय शरद भैया जी ने एक बात कही थी। उस विषय पे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 1 डेढ़ साल पहले मैंने मिर्च की खेती की थी। 2 एकड़ में मिर्च लगाई थी। तो वो मिर्च लगाने के पीछे जैसे भैया ने बताया था कि 10% आड़तिया ले लेता है। तो मंडी जब कोई भी सब्जी या सब्जी वर्गीय फसल मंडी जाती है तो उस पे 10% सीधा काट लिया जाता है। जबकि 10% स्वयं कभी-कभी ऐसा होता है किसान को स्वयं नहीं मिलता है। और सिर्फ़ वो कितना काम करता है कि वो जो आपने ले जाके वहाँ रखा है, वो व्यापारी को देता है। इस पे वो 10% ले लेता है। और यह पूरे देश में हो रहा है और हर जगह होता है। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि हम उसको 8 महीने की फसल है जैसे मिर्च, तो उसमें पूरी साल संभाल करेंगे, पानी और जो उसको चाहिए है, वह सब देंगे। न्यूट्रिएंट चाहिए उसको, उसको अ, अपने कीट प्रबंधन चाहिए उसमें, खरपतवार नियंत्रण चाहिए उसमें और पानी तो चाहिए ही है। और इसमें ही प्राकृतिक आपदाओं को भी झेलना है। यह बहुत सारी चीज़ों से जूझता है, उसके बाद वह अपना उत्पाद मंडियों में ले जाता है और उसका 10% जब काटता है तो मेरा खुद का अनुभव मैं बताऊँ आपको कि ऐसा लगता है कि अपन ने पैदा करके लाए ये सबसे बड़ी गलती करी। कि व्यक्ति खेत में जा नहीं रहा, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उसको सीधे वहीं सिर्फ़ एक एंट्री करता है कि इनने लाए हैं और इनको दिया है। इस चीज़ में वो पैसे कमा लेता है। और इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमको स्वयं को आगे आना पड़ेगा और एक व्यक्ति को नहीं। जब तक समूह में हम इकट्ठा होकर आगे नहीं आएँगे तो इन चीज़ों में सुधार नहीं कर सकते। और जैसा कि भैया ने कहा था कि हम सरकार के भरोसे कुछ नहीं कर सकते, तो वाक़ई नहीं कर सकते। जैसे हम आज यहाँ पर कोई विषय पर चर्चा कर पा रहे हैं, तो उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम उसके बारे में सोचते हैं। उनको इस बारे में सोचने से मतलब ही नहीं होता है। ना तो सरकार को मतलब है और ना सरकार में बैठे लोगों को मतलब है। क्योंकि उनको उनकी चीज़ें सोचना है। सरकार कैसे अच्छे चले और सरकार को कैसे क्रियान्वयन कर सकें। आप और हम समाज के लिए सोच रहे हैं, आप और हम शिक्षा की तरफ सोच रहे हैं, आप और हम धरती माता को बचाने की सोच रहे हैं। उनको तो उनके पेट बचाने की सोचना है। और जितना भी है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किधर सोच रहे हो। आपका परिणाम भी उधर ही आएगा। जैसा व्यक्ति होता है ना, वैसी उसकी प्रक्रिया होती है और वैसे उसके कार्य होते हैं। जब तक हम स्वयं में सुधार नहीं होगा ना, जब तक हम कोई भी चीज़ बदल नहीं सकते। तो सबसे पहले हमको स्वयं जीकर दिखाना पड़ेगा और स्वयं जीना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती जब हो सकती है जब हम प्रकृति के साथ रहना शुरू करेंगे। प्रकृति के साथ
घुलेंगे मिलेंगे और उसकी चीज़ों को समझेंगे। और आज की चकाचौंध भरी ज़िंदगी में हम किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में जल है और जल का इतना दुरुपयोग होता है कहीं-कहीं तो कि ऐसा लगता है कि आने वाला युद्ध जल युद्ध होगा हमारे देश में। जैसे कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इनके हिस्से का तो पूरा जल खत्म कर दिया। अब इनके आस-पास के जो राज्य हैं, उन्हों से जल मँगाकर और दिल्ली में दिया जा रहा है। बहुत सारे व्यक्ति इसमें जानकार हैं। आप इस बात को यदि ध्यान करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगी कि ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसका मुख्य कारण क्या है? आपने कभी सोचा है? पहले हम जो शौच करने बाहर जाते थे, तो उसमें 1 लीटर जल लगता था, 1 लीटर पानी लगता था। किंतु आज हम यदि बेसिन में या शौचालय में जा रहे हैं, तो उसमें 10 से 15 लीटर पानी लग रहा है। एक बार जाने में। तो हम कहाँ हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है? और यह विचार स्वयं को करना पड़ेगा। और जो 15 लीटर पानी जा रहा है, वह पर डे वेस्ट होते जा रहा है। और जहाँ पानी नहीं है, उन लोगों से पूछो कि इस पानी की महत्ता क्या है और इस पानी का मूल्य क्या है? और उस पानी को ही एक व्यक्ति 20 लीटर बेचकर वो उससे पैसे कमा रहा है। अंतर देखिए आप, हम धरती पर खेती करते हैं, उसमें फसल लगाते हैं, उस फसल की जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन जिस फसल की जैसी रहेगी, उस समय में वह उससे उत्पन्न होता है और पककर हमारे पास आता है। जैसे गेहूँ हुआ, गेहूँ 4 महीने, साढ़े 4 महीने, 5 महीने में हमारे तक पककर हमको मिलता है। किंतु एक फैक्ट्री वाला व्यक्ति उस जल को फ़िल्टर करके और 1 लीटर फ़िल्टर करने में उसके पास खर्च कितना आया? 1 बॉटल का और फ़िल्ट्रेशन का 50 पैसे और 1 बॉटल का आप 50 पैसे मान लो, ₹1 का। बिजली लग गई उसमें और उसको काम को करने में व्यक्ति जो भी मानव श्रम लगा, वो 50 पैसे। ₹2 में 1 लीटर पानी उसने तैयार कर दिया। तैयार करा और वो ₹20 में बिकता है। किंतु किसान यदि किसी अनाज को पैदा करता है, जैसे गेहूँ को पैदा करता है, तो गेहूँ को पैदा करने में उसको पहले तो 5 महीने का समय लगा। 5 महीने के समय के साथ उसको 5 महीने का श्रम लगाया स्वयं ने, उसके साथ उसमें पानी भी लगा, उसके साथ उसको भोजन भी दिया पौधे को, वह भी लगा और उसके साथ प्राकृतिक मार भी आई। फिर भी
वह गेहूँ 24 रुपए किलो बिकता है। तो ये हम कभी तुलना करके नहीं देखते। जैसा कि पवन सर ने बताया था कि हमारे जीवन में हम तुलनात्मक अध्ययन करना ज़रूरी है। जी, अपनी माइक अभी खोले। हमारे जीवन में यदि हमको माइक स्वयं खुल गया अवेयर किसी का? होना है, हमको स्वयं अवेयर होना है, तो हमें छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी पड़ेगी और उन पर हमको जीना पड़ेगा। जब तक हम उन चीज़ों को जिएँगे नहीं, उन चीज़ों में रचेंगे-बसेंगे नहीं, जब तक उनमें सुधार नहीं कर सकते। जैसे कि आज मैं बात करूँ तो विद्युत, बिजली के बिना आज का जीवन अधूरा है, क्योंकि हमने हमारी धरती माता से पेड़ उगाना बंद कर दिया और पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया क्या, खत्म ही कर दिए पेड़। तो हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ने लगी। जरा का हम कोई काम करते हैं तो हमें गर्मी लगने लगती है। तो पौधे नहीं रहेंगे तो तापमान तो बढ़ेगा और तापमान को कम करने का पौधे के अलावा कोई अन्य साधन ही नहीं है। जैसा कि एक दिन संतोष सर ने उनकी क्लास में बताया था कि पूरी पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ना शुरू हो गया है और वह तापमान यदि 1 या 2 डिग्री भी बढ़ गया तो उस पर जीवन संभव नहीं है। तो भैया उसको बचाया कैसे जाएगा? उसके लिए एक जिम्मेदार कौन है? हर व्यक्ति को बस दिखाना है, हर व्यक्ति को दिखाना है, बस फोटो तक सीमित हो गया है, तो फिर उसको बचाने का कार्य कौन करेगा? और सिर्फ बचाने से संबंध ये है कि हम जैसे पौधा लगा तो रहे हैं, मगर पौधा बचा कितने रहे हैं? मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ कि आप यदि 1000 वृक्ष लगाओगे ना, तो आप 50% वृक्ष ही जीवित रख पाओगे। यदि खूब उनका मतलब संवर्धन किया तो। क्योंकि वृक्ष बचाना भी अपने बच्चों को पालने के बराबर है। आप कल्पना तो करिए कि आप उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और इसके लिए जो जानकारी है और जो विषय हैं वह समाज तक पहुंचते ही नहीं है। आपस में बैठते ही नहीं हम लोग। जैसे अपने परिवार है, अपने परिवार में 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो उनके साथ बैठना ही नहीं हो रहा है। उनके साथ बातचीत होना बंद हो गई। परिवार के 10 लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि परिवार के 10 लोग कभी सप्ताह में भी साथ बैठते हों और चर्चा करते हों या कोई मंथन करते हों या साथ में भोजन करते हों। ये बिल्कुल सत्य बात है।
तो हमको इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पूर्वज करते थे, पूजा पद्धति थी, सब लोग साथ होकर पूजा करते थे, आरती करते थे। तो आरती करने से जो दीपक घी का दीपक लगाया जाता है, वहाँ पर 1000 गुना ऑक्सीजन बढ़ जाती है और फिर उस वातावरण में यदि कोई विचार आता है और वो विचार इतना शुद्ध होता है कि उस पर कार्य करना सहज होता है। आपसी मतभेद दूर हो जाते हैं। जब साथ रहेंगे हम किसी भी व्यक्ति के, तो उसकी बुराई नहीं देख के हम उसकी अच्छाई देखना शुरू कर देते हैं। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे परिवार के साथ हमें सप्ताह में 1 बार ज़रूर भोजन करें, बिल्कुल नियम के साथ। और भोजन ऐसे नहीं, जैसे कि हमारे संस्कृति में है कि पहले पुरुष, हमारे परिवेश में, संस्कृति में तो ऐसा नहीं था, मगर परिवेश में ऐसा चलन में है कि पहले पुरुष भोजन करेंगे, फिर महिला भोजन करेंगी। इसमें कुरीतियाँ मैं आपको बता दूँ कि पुरुषों ने भोजन करा और महिलाओं के लिए कुछ जैसे चीज़ें खत्म हो गई, तो उनको उसमें ही भोजन करके उठना पड़ता है। सबसे बड़ी असमानता तो यही है कि हम असमानता भरा जीवन खुद जी रहे हैं और फिर कल्पना करते हैं कि सब समान हो जाए, सब एक जैसा होना शुरू हो जाए। भाई परिणाम भी तो वही आएगा जो हम कर रहे हैं। हमें स्वयं हमारे जीवन को जीकर दिखाना पड़ेगा, तभी उसका परिणाम ठीक-ठीक आएगा, नहीं तो बस चीज़ों को रोने से कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे जीवन में यदि जीना आ गया तो हमारे परिणाम को आने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे परिणाम सुखद आएँगे, हमारे परिणाम शुभ आएँगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं स्वयं की बताता हूँ, आज बहुत सारे माता-पिता इस बात से पीड़ित हैं कि बच्चे मोबाइल चलाते हैं और खाना नहीं खाते हैं। मैंने मेरा एक बच्चा है 10 साल का और एक है 5 साल का। ये दोनों बच्चे मोबाइल आज भी नहीं चलाते हैं और भोजन के लिए भी प्लेट लेके इनके आगे-पीछे नहीं घूमना पड़ता है। क्योंकि मैंने स्वयं इनके सामने कभी मोबाइल ऐसे बैठ के चलाया नहीं कि इनको ऐसा लगे कि पापा मोबाइल चला रहे हैं और हम बैठे हैं। मैंने कभी टीवी नहीं देखी। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मैं अपनी अच्छाई या वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, किंतु यह बात हम करते क्या हैं और परिणाम क्या आए, इसकी उम्मीद करते हैं, इसलिए मेरे कहना पड़ा। नहीं तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको अपने आप को आपके सामने श्रेष्ठ प्रदर्शित करूँ और वो बच्चे मोबाइल नहीं माँगते हैं। बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, मैं स्वयं के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी है, जो भी समाज या परिवेश या पड़ोस है, वह जो देख रहा है, वही पा रहा है और वही कर रहा है।
बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती हैं और वो सिर्फ़ देख कर करते हैं। तो आप अपने आप में चिंतन करिए कि आप क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और चाह क्या रहे हैं? क्योंकि स्वयं का विषय है और स्वयं के विषय को स्वयं कुछ करना चाहते नहीं हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया हमारे हिसाब से चल जाए या हमारे जैसे चलने लगे। एक पूज्य गुरुदेव हैं, उनका एक वाक्य मुझे याद आ गया कि बुरे से बच जाएँ और मनचाहा हो जाए, दुनिया ये कर रही है। तो परिणाम भी फिर वैसा ही आएगा कि हम प्रकृति से अच्छे की माँग तो कर रहे हैं, किंतु डाल रहे हैं क्या? कीटनाशक। तो हमें कैंसर के रूप में वापस मिल रहा है। फिर आप क्यों सोचते हो कि कैंसर हो रहा है, कैंसर हो रहा है? जी ये ओम। सारी ची अ, थोड़ा समय, आदरणीय गणेश जी, समय बढ़ रहा है, वो प्रश्नोत्तर के भी समय है। आपने निश्चित रूप से बहुत सारी बातें ऐसी कही है जो बहुत ही मार्मिक है। और आज आपने स्वास्थ्य के ऊपर भी कहा, पर्यावरण के ऊपर भी, और अपनी आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अब मैं सदन से अ, आग्रह करता हूं कि जो कुछ गणेश जी ने किया, बोला है गणेश गौर जी ने, और आपके कोई प्रश्न हो, आपके कोई सुझाव हो, और आपकी जो उन्होंने हमारी जो व्यवस्था है उस पर भी बात की है कि किस तरह से हमारी व्यवस्था में एक वर्ग है जो किसान है और दूसरा वर्ग जो है वो व्यापारी वर्ग है, और किस तरह से शोषण होता है। इन सब बातों पर भी उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया है। तो मैं सदन से अ, आग्रह करता हूं कि वो भी अपना हैंड रेस करें और प्रश्न पूछें। जी ओम। जी, प्रदीप राज वर्मा जी। हेलो। हाँ जी, हाँ बोले वर्मा जी। आवाज आ रही है मेरी? मैं जी, आ रही है। ओम, सदन को सादर प्रणाम। आ, भैया, आज गणेश जी को सुनने का बड़ा मौका मिला मुझे। ट्रेन में कर रहा था और जब वो कपास की बात कर रहे कि कपास ठंडियों में चाहिए, तो जब रही थी मैं और देख नहीं पाए, तो बड़ा अच्छा लगा कि जब कपास की बात करें तो कपास की बात हुई। तो बड़ी सारगर्भित बातें उन्होंने की है और मैं उनका आभार मानूंगा। और हम सब मिलके, कम से कम जो हमारे होशंगाबाद जिले की नर्मदापुरम की टीम है, वो इस विषय में बाकी सभी से मैं आवेदन करूंगा कि सब लोग उन चीज़ों को अपनाएं जो उन्होंने बोली कि बच्चे भी मोबाइल नहीं खेलने देते हैं बच्चों को। वो इस तरह की बातें है तो छोटी सी बात वो, किंतु आगे चल के बहुत बड़ी बात होती है ना भाई। केमिकल डाल रहे हैं तो कैंसर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? इस तरह की बातें उन्होंने की हैं और बहुत अच्छी बातें की हैं वो। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हम अपने सबसे पहले अपने घर में अप्लाई करें इन चीज़ों को, और घर में अप्लाई करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। तो ऐसे ही निवेदन है मेरा। और मेरे अपने प्रोसेस है, एक आध दिन मैं भी बात करूंगा इस विषय पर। और दूसरी बात, हम अभी व्यापार की जो बात कर रहे थे कि हमारा व्यापार कैसे हो, तो हम सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हम जितने लोग हैं आपस में, जो चीज मेरे पास नहीं है हम एक दूसरे से खरीदेंगे, तो मार्केट स्वतः डेवलप हो जाएगा हमारा।
बस इतना ही बोल रहा हूँ। अभी ट्रेन में हूँ, चंद्रपुर क्रॉस करके नागपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी सर, जी सर। और जी आपकी धन्यवाद। आवाज भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो मैं अब आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। फिर और लोग हैंड रेज भी है, उनको भी मैं बुलाता हूँ। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज गणेश जी ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं जो मन को भी छू ली, और खेती संबंधी इतना उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। और मैंने देखा है कि वो जैसे यहाँ जेबीक के लिए एक दो बार हम लोग प्रयोगशाला में आए तो किसी भी चीज को वो गहराइयों से पकड़ते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा उन्होंने अपना वक्तव्य जो रखा वो बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा है। मुझे एक गणेश जी एक चीज समझ नहीं है। जैसे किताबों में हम अकबर की स्टोरी पढ़ते हैं और उसके बारे में ज्यादा बताया जाता है, तो ये अभी तक स्टोरियां हट क्यों नहीं पा रही हैं? ऐसी स्टोरियां क्यों नहीं? आप बहुत सारे सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, तो इनकी चर्चाएं नहीं होती जो किताबों में जैसे कुछ चीजें हैं ऐसी। कल मैं देख रहा था ये कश्मीर के विधानसभा में एक ने भारत माता के जयकारे लगाए तो उसको धक्का मार के निकाल दिया। तो ऐसी चीजें होती हैं। जो आप बड़े बड़े संगठनों से जुड़े हैं तो इनकी चर्चाएं होती हैं आपके संगठनों में, या क्या रहता है सिस्टम इसका, क्या चीजें हैं? ये जानना चाहता। जी वर्मा जी, आपने बहुत बड़ा विषय छुआ है और इस विषय पर मेरा जानना जहाँ तक हुआ है वह कुरीतियां जो हम 450 साल की जो गुलामी है उसके तहत जो जिन्होंने जो हमको लूला करके गए हैं, मतलब हमारी जो पद्धति थी ना, आचार्य पद्धति, योग पद्धति और गुरुकुल पद्धति, इसको जी मतलब हमारे से अलग करके गए हैं। जो अंग्रेज लोग हमारे देश में ब्रिटिश शासन काल रहा था उसमें 450 साल में जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो रखा था, और कल मैंने जो चर्चा की थी ना कि गुरुकुलों में सिर्फ ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए पुस्तकें पुरानी पुस्तकों से नई पुस्तकों के लिखा जाता था, उनमें वो ज्ञान छुपा था जो आज हम खोज कर रहे हैं। आज हम जिन पर कहते हैं कि हमने इस चीज की खोज कर ली, तो ये खोज पहले हो चुकी थी, सिर्फ वो पुस्तकों में थी और उन पुस्तकों को खत्म किया गया और उन पुस्तकों में जो उनके हिसाब से चीजें थी उनको मिलाया गया। इसके कारण ये दिक्कतें आई हैं और इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम हमारी शिक्षा पद्धति में गुरुकुल को शामिल करना पड़ेगा, वैदिक चीजों को शामिल करना पड़ेगा, वेद को शामिल करना पड़ेगा। हमारे पास अभी वेद को पढ़ने वाले लोग नहीं बचे, तो हमारे पास वह ज्ञान आएगा कैसे? और आप बात कर रहे हैं संगठनों की और जो बैठे हैं लोग उनकी, तो ये बदलाव होगा हमारी संसद से, ये बदलाव होगा हमारी सरकारों से कि ये पद्धति जो लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें जो बदलाव किया गया है वह बहुत बड़ा विषय है और उस विषय पर योगाहार का माइक खुल रहा है भैया, योगाहार वाले माइक बंद करो। उस पर हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने हमारे शास्त्रों को तोड़ मड़ोड़ कर और उनको अपने हिसाब से चीजों को उनमें जोड़ा गया है। इसके कारण हम यह सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है और हमारे इतिहास में उसी को पढ़ाया जा रहा है। कभी शिवाजी को जी पढ़ जी के देखिए, कभी अहिल्याबाई होलकर को पढ़ के देखिए, इनके जीवन को आप पढ़ोगे और इनके जीवन के बारे में आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी और इन्होंने क्या करा था और हमको बताया क्या गया है।
जी धन्यवाद वर्मा जी। बहुत अच्छा। जी हमको एक दिन आपको प्रवचन के लिए हमारे प्रवास पे बुलाएंगे और आपका पूरा प्रवचन हमें सुनना है। बहुत अच्छा जी हो। आदरणीय हिरेंद्र जी जो हैं, मैं उनको सादर हरेंद्र जी बुलाता हूं, वो आए और अपनी बात कहें। सादर आप प्रणाम आज सभी ही को। जुड़े हैं? नहीं, जी मैं पिछले 1-2 हफ्ते से जुड़ रहा हूँ बीच बीच में। और जी मैं जी जी एक राष्ट्रीय जैविक परिवार डॉक्टर पालीवाल जी हैं भोपाल के आसपास। वो भी काफी कोशिश कर रहे हैं जो जैविक पदार्थ हैं और उनको मार्केट से लिंक करना, इस तरह का प्रयास चल रहा है। उनका शनिवार को भी वेबिनार होता है, तो उसमें भी मैं जुड़ा था। तो हमें जो इस तरह के लोग हैं, हमें एक दूसरे से अपना और नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। मेरा सजेशन है कि सुझाव है। और हम लोग जितना एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जितना आपस में जुड़ेंगे, विचार साझा करेंगे, मुझे लगता है उतनी ज्यादा फायदा है। और मैं तो किसी ग्रुप में मिला था मैसेज, अगर आप लोग को वैसा कोई ग्रुप है या कोई उस तरह का समूह है जहाँ मैं जुड़ सकता हूँ और लोगों को जोड़ सकता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अच्छा लगेगा, आप हमारे योगाहार से जुड़े हुए हैं। ये योगाहार के माध्यम से ही हम सारी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। नर्मदापुरम में भी इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम आपको आपका नंबर डाल देंगे। तो हम गणेश गौर जी से निवेदन करेंगे कि वो हमारा वसुंधरा ग्रुप है, उसमें आपको जोड़ देंगे जी। और मैं डॉक्टर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने बात कहें। आदरणीय डॉक्टर दुबे जी। धन्यवाद मेरा जी। मुख्य अतिथि जी ने कल जो वक्तव्य दिया और आज वक्तव्य दिया बहुत महत्व का है। और कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, जिससे 2-3 सवालों के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ आपके उनके अनुभव को देख के। एक तो उन्होंने कल बोला कि 15 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 1 या 2 एकड़ पे ही जैविक खेती करते हैं, जैविक अनुभव होने के बावजूद, और बाकी जनरल खेती करते। क्योंकि उन्होंने कहा कि बाकी की खेती अगर नहीं करे तो जो उससे फायदा मिलना चाहिए यानी मार्केट का, वो नहीं मिल सकता है। तो यह मतलब 15 साल के अनुभव के बावजूद भी अगर वो पूरी खेती जैविक में नहीं ला पाए तो उसकी जो भी विवशता होंगी वो एक बताएंगे। दूसरा कि आज उन्होंने जो बोला कि मार्केट में 10%, कल वर्मा जी ने भी बोला था कि कमीशन और सब खाया जाता है दलालों से, और उसके लिए सब किसान संगठित होना चाहिए बड़े समूह में। मैं अनुभव के आधार पे बोल दूं कि किसान संगठित होके कोई फायदा नहीं है। संगठित होके उनका प्रेशर ग्रुप जब तक खड़ा नहीं होगा, और कानून जो है 10% कमीशन का, ये एपीएमसी का कानून है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का। और वो कानून अगर बदलना है तो हमारी विधानसभाएं जो है, लोकसभाएं है, वहां तक जब तक आवाज नहीं जाएंगी, हमारे जो विधायक है वो उसको पेश नहीं करेंगे, मसूदा बदलेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और विडंबना ये है कि जैसा कि दो एक प्रकार के मत प्रवाह है कि हमेशा हर चीज के लिए किसान सरकार पर निर्भर रहो, यह जैसी गलत धारणा है, वैसी सरकार को कुछ बोलना ही नहीं है, यह भी 100% गलत धारणा है। कुछ चीजें ऐसी है कि सरकार की मदद लिए बिगर होनी ही नहीं है, कानून बदलने ही नहीं है। जैसा ये मार्केटिंग 10% कमीशन का भी कानून बोला, तो किसान 100, 500, 1000 किसान इकट्ठे होके जब तक अपने विधायक बोलो या उसका ज्ञापन बोलो और उनको जैसा प्रेशर ग्रुप बोलो, ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये कानून कुछ बदल नहीं सकता। और इस दिशा में जो पहल होनी चाहिए, इस दिशा में बहुत बड़े जो सामाजिक संगठन है वो हमेशा सरकार से 2 कदम दूर ही रहना चाहते हैं, उनको सजेशन भी देना नहीं चाहते। मैं विरोध करने की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनको अच्छे प्रस्ताव देना चाहिए, वह भी देने का काम हम लोग नहीं करते हैं। तो इसके बारे में भी मुख्य अतिथि अगर बताते हैं तो उनका मार्गदर्शन मैं सुनना चाहूंगा। धन्यवाद जी। पीएमसी जो कानून है उसके बारे में मेरा कहना है कि हम संगठन बनाते हैं, संगठन बनाकर उस बात को वहां तक पहुंचाते हैं, अपना
एक आध दो सांसद जैसे अपने बना भी दिए, तो वहां पर जितने पूरे हैं, जब तक वो सब एक आवाज में आवाज मिलाकर ये नहीं कहेंगे कि भाई ये कानून गलत है, जब तक वो कानून हट नहीं सकता, क्योंकि संविधान में ऐसा नियम है कि जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा, जब तक वह कानून बदलेगा नहीं। तो बहुत सारी चीजें तो हमको ऐसे ही ढोना पड़ रहा है, जैसे कि वर्मा जी ने अभी एक प्रश्न किया था कि हमको इतिहास में ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है। तो हमारे जीवन में सारी चीजें ऐसे रच बस गई हैं कि हमको उनको दूर करने के लिए एक पहले के युद्ध कैसे होते थे, आमने सामने लड़े जाते थे। आज का परिवेश बदल गया है, आज की जो परिस्थितियां बदल गई हैं, उसमें युद्ध क्या है, युद्ध यही है कि हमारी परिस्थितियों से लड़कर और हमें उन चीजों को बदलना है, और उसके बदलाव के लिए हमको खुद स्वयं जीवन जीकर समाज को दिखाना पड़ेगा, और समाज में हमारे जैसे लोग खड़े करने पड़ेंगे, तब जाकर उसमें सुधार हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है। जी बहुत धन्यवाद दुबे बढ़िया। जी। आपने जो अपनी बात कही है, अब मैं आदरणीय दिनेश सैनवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपनी बात कहे। आदरणीय दिनेश जी। जी, आदरणीय गुरुजी, सादर धन्यवाद। कल और आज हम हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय गणेश जी को सुन रहे हैं, और सारगर्भित बातें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर कही हैं। कल भी और आज भी ऐसे विषय उन्होंने उजागर किए हैं जिस पर कि अगर एक-एक विषय को रखा जाए तो वास्तव में वो पूरी चर्चा का विषय बनते हैं और एक सीरीज बन सकती हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने जो कही है कि जो कपास का सर्दियों में उगना और गर्मियों में उगे तो उस पे आग लग जाए। इतनी इंटेलिजेंस, इतनी बौद्धिक क्षमता इस प्रकृति में है। हालाँकि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले पैदान पर हम खड़े हैं। हमारे सारे कार्य जो कि दिन में या 1 हफ्ते में होनी चाहिए, वो एक ही पल में, पल झपकते ही या फिर 1 दिन में ही संपन्न हो रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि अगर हम धरती की इंटेलिजेंस को, प्रकृति की इंटेलिजेंस को और उसके साथ चलें, क्योंकि आवश्यकता तो उसके साथ चलने की है, लेकिन हम अपनी उसमें से छान करके अपनी इंटेलिजेंस को जब आगे बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जो भोजन हमने, जैसे गणेश जी ने कहा है आदमी, उन्होंने कि जो भोजन हमने खाना चाहिए और उससे ऊर्जा मिलनी है, उससे स्वास्थ्य मिलना है, उससे कैंसर हो रहा है। तो मुझे लगता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इतना तेज़ी से काम करने वाली बात हम कर रहे हैं, जो 1 महीने का कार्य यही दिन में संपन्न करने के बाद, तो वही हुई कि हमने अ, कुछ इस तरह का छिड़काव कर दिया है, जो छिड़काव हम देख पा रहे हैं अपनी फसलों में और अपने भोजन में, और उसको लेकर के जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो तब कुछ-कुछ मुझे लगता है कि हम जिस गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध तैयार अपने को कर रहे हैं, वो भी आने वाले समय में हमें मजबूर करेगा सोचने के लिए। हालाँकि अभी हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस दिशा में हमें टेक्नोलॉज़ी आगे बढ़ाने की बात कर रही है। दूसरी बात सर, मैं सोच रहा था कि जो आपने कहा कि बिन भूख जब खाना पानी तो सेहत से बढ़ती जाएगी परेशानी, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण रही, सभी बातें महत्वपूर्ण रहीं। लेकिन जो तुलना की बात है, मैं तुलना की अगर मैं बात करूँ, और तुलना की बात को आदरणीय डॉक्टर दुबे जी के साथ और आदरणीय गणेश जी के साथ, उनकी बातों के साथ आगे बढ़ाऊँ, तो मैं तुलना करता हूँ। मैंने अभी पिछले हफ्ते, क्योंकि मैं आजकल उत्तराखंड में ही हूँ, आस-पास ही हूँ या गाँव में हूँ। मैंने ऋषिकेश, देहरादून और यहाँ विकास नगर की जो लोकल मंडी है, यहाँ पे जानने का प्रयास किया और देखने का प्रयास किया। मैंने देखा कि 5 साल पहले
हमारी जो मंडियों में जो आड़ती होते हैं, उनके पास अगर हम देखें, बहुत बार ये वार्तालाप भी आती है कि इसमें काम करने वाले लोग क्या हैं, उनकी संख्या क्या है। तो मैंने सरसरी तौर पे भी देखा 5 साल पहले, और आज भी जब मैं देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हर आड़ती के पास वो 10 लोग हैं, जिनकी की संख्या बहुत ही कम आँकी जाती है। और जो दूसरे भाई थे, जो जिनका स्थान यहीं, जिनका देश यहीं, जो भारत माता के संरक्षण की बात करते हैं, वो नदारद हैं। मैंने ठेलों पर, दुकानों में देखा कि उनकी संख्या नहीं है। ठेले किसी के नाम हों, लेकिन बाद में मैंने कई जगह पे गूगल पे किया, तो बात पता चला कि अरे ये तो ये जो ठेला कल हमारे दादू जी का था, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी का था, उनकी जगह पे कोई और चला रहा है। और कहीं कोई व्यापार वर्ग में जो बात कही जा रही है कश्मीर की, जो बात कही जा रही है ओवैसी की, उनकी संख्या ज़्यादा है। और वो गायब हो गए हैं, जैसे कि खेत से गोभी की कटाई कर दी गई हो, ब्रोकली की कटाई कर दी गई हो और खेत खाली हो गया हो, और वहाँ कुछ जो अवांछित, जिनसे हम फसल नहीं ले सकते, ऐसे तत्व खड़े हो गए हों। तो ये, और तुलना क्यों करूँ मैं? तुलना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम 10 साल से, 15 साल से और 5 साल से डंके की चोट पे कर रहे हैं कि नहीं, हम समग्रता के साथ उन लोगों को आगे ले जाएँगे, जो देश के प्रति सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक झूठा आवरण भी है कि हम देश के प्रति सोच रहे हैं, वरना ऐसा नहीं होता। अगर हो सकता है कि मैं इसमें, अगर इस तुलनात्मक समीक्षा में या समालोचना में मैं गड़बड़ भी हूँ, हो सकता है। लेकिन ऐसे क्यों हो रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आदरणीय दुबे सर ने कही है कि अगर आज समय ये है कि हमें सरकार से प्रश्न पूछने के लिए मन नहीं होता, क्योंकि सरकार हमारी है। लेकिन मुझे तो इस दिशा में ऐसा लग रहा है कि सरकार जैसी छाया है। पक्ष और विपक्ष के बीच जो जनपक्ष का सेतु है, वो कहीं बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं विरोध भी करता हूँ या मैं पक्ष में बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने देखा, मैंने उन लोगों से बात की, मैंने अयोध्या के क्षेत्र से और लखनऊ के क्षेत्र से, इन जगहों से मैंने बात करी। लेकिन मुझे ये लगा कि ये जो हमारी तुलनात्मक व्यवस्था है, वो कहीं ऐसा है कि बीच में कम्युनिकेशन, बीच में एक जो कोऑर्डिनेशन, समन्वय की बहुत बड़ी कमी लग रही है। और इसके कारण बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, और जिसकी प्रासंगिकता के कारण हम एक नई स्थापना, नई व्यवस्था, नई सरकार और नए तंत्र की स्थापना करने की बात कर रहे थे, वो नदारद हो रही है। तो ये तुलना भी मुझे योगाहार के आदरणीय सदस्यों के माध्यम से जब सुनने को मिली, तो मुझे भी ये बात कहने का अवसर मिला। हालाँकि मैं इसमें सही नहीं भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये बात निश्चित है, और मेरी तरफ से अगर कम भी हो, लेकिन 90% सही है। हालाँकि मैंने समय ज़्यादा लिया, लेकिन मैं वापस आता हूँ। जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी ओम, बिल्कुल सर, जो आपने बात कही है, किसी भी बाजार में जाकर के हम ये चीजें जो आपने कहा है उसको, चाहे वो नर्मदापुरम हो, चाहे इटारसी हो, और चाहे अन्य शहर हो, सब में आप देखेंगे। क्योंकि हम लोगों ने, मैं इस पे यदि थोड़े से और हम गहराई में जाएं, तो जो हमारी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो बने हैं, उनमें प्रत्येक लोग जो है अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं, और मेरी जैसी पीढ़ी के लोग जो है वो धृष्ट राष्ट्र बन गए, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारी नहीं सुन रहे और वहाँ भेजना है, वो एक तरह से सोशल स्टेटस बन गया है। इसी तरह से हमारे
शायद मैं गलत भी कह रहा हूँ, हमारे उसमें एक स्टेटस बन गया है कि जो काम है, जैसे व्यापार का काम है, इसको अच्छा ही नहीं मानते और करना ही नहीं चाहते। तो जब हमने उस काम को छोड़ा है तो कोई, तो जैसे आपने अभी कहा कि अवांछनीय चीजें आएंगी, और यही चीजें जो है चाहे कृषि के मामले में हो, चाहे किसी के मामले में, इस तरह से धीरे धीरे जो आपने कहा है, निश्चित रूप से ये समस्या है। और मैं आदरणीय हमारे योगाहार से हेनरी से, तो उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहे। जी, योगाहार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम सुन रहे थे आदरणीय गौर साहब को, और उनके वक्तव्य के बाद जो कमेंट आए हैं, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, और हमारे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी को अभी सुन रहे थे तुरंत में, कि जो इस क्षेत्र में लगातार अपना काम कर रहे हैं। अगर हम इस प्रकार के भाव सभी भाई बहन जो जिन अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, जहां भी जिसमें सामर्थ्य है जितना अगर रखते हैं, तो निश्चित है कि हम कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में जाते हैं, वहाँ ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, जहाँ कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व के लिए समस्याएं आ रही हैं, सनातन धर्म पर संकट आ रहा है, वहाँ जा कर के और अपना जो भी सुझाव है, मार्गदर्शन है, प्रेरणा है, वो देते हैं। जैसा मेहरा जी ने कहा है, हमारे यहाँ हर व्यक्ति को अपने बच्चों को कलेक्टर बनाना है, बाबू बनाना है, नौकरी कराना है, और कर रहे हैं। और उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको पेंशन मिल रही है, तो खा पी के अपना पूरा जीवन कर लेते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं समाज से मतलब नहीं है। समाज में कुछ भी होता हो, उन्हें पता पड़ता है कि हमारे बच्चे, हमें क्या लेना देना इससे, मिशनरी क्या हो रही है, कौन से धर्म का क्या हो रहा है, और वो वहीं सीमित रह जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जिनके 25-25 बच्चे हो रहे हैं, 50-50 बच्चे हो रहे हैं, 5-5 बीवियां हैं, और उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा बच्चा मूंगफली में चाहे अंडे में चाहे पंचर सुधार है, चाहे कुछ भी करे, उससे कोई लेना देना नहीं। उनका मतलब ये है कि हमें अपना वोट बैंक बनाना है, तब हम इस देश पर शासन कर पाएंगे। एक अधिकारी अगर कोई है उस वर्ग से, तो वो अपने की मदद करता है हर हालत में। तुम्हारा तो पूरा प्रशासन, पूरा अमला इसमें डटा हुआ है, लेकिन तुम जो है इस पर कभी ध्यान नहीं देते हो। आज जो वैदिक शिक्षा की बात आई है, जो गौर साहब ने बोला, मैं मैं बताना चाहता हूं कि इस बात को लेकर के, सारे विषयों को लेकर के परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, परम सिद्धे आचार्य बालकृष्ण जी लगातार चिंतन कर रहे हैं। और मैं तो प्रणाम करूंगा, और मैं तो कहता हूं कि इस युग के भगवान हैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, इस युग के धनवंतरी हैं सिद्धे आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बात रखी है। सरकार को कह रहे हैं, समाज को कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात को अगर कोई आगे बढ़ाए, समाज आगे बढ़ाए, जहां भी हम जाते हैं वहां इस बात की चर्चा करें, लेकिन नहीं करता है कोई। जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। दूसरा, उन्होंने जो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की बात कही, उससे भी कहीं ना कहीं हमें, हमारे समाज को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, इस पर भी हम सबको विचार करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। तीसरा, उन्होंने जो अभी पीड़ा आई थी कि जो अंग्रेजों के इतिहास को हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस पर भी उन्होंने लगभग 500 वरिष्ठ वैज्ञानिक, रिटायर्ड प्राचार्य, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, इनको पतंजलि में मानदेय के साथ उनकी सेवा लेकर के पूरा भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो कोर्स तैयार किया है, पूरा तैयार करके आज उन्होंने कहा है कि अब जो प्राइवेट स्कूल है, उन स्कूलों में भारतीय शिक्षा बोर्ड का कोर्स दिया जाए, उनकी किताबें दी जाएं, और उन किताबों का भी उन्होंने वो व्यवस्था की है जो मार्केट में अन्य एमपी शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की जो किताबों का जो परसेंटेज दुकानदारों को मिलता है, उन्होंने कहा वो परसेंटेज भी हम उन व्यक्तियों को देंगे जो व्यक्ति विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में संपर्क करेंगे और ये भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबें पहुंचाएंगे। उनमें सभी अपने भारतीय महान पुरुषों का इतिहास है, अंग्रेजों का इतिहास हटा दिया गया है।
सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड और इसी प्रकार से अब बना है भारतीय शिक्षा बोर्ड। इस भारतीय शिक्षा बोर्ड को बनाने में भी कितना उनको परिश्रम करना पड़ा, कितना अर्थ खर्च करना पड़ा। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी लगातार पतंजलि में आ करके परमपूज्य स्वामी जी के उसमें, और इन्होंने, सरकार ने कहा था कि परमपूज्य स्वामी जी आप ही सब कोर्स को बनाइए, क्योंकि मेरे पास इतना साधन नहीं है मेरे पास। तो परमपूज्य स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, तो पूरा पतंजलि ने इसका व्यय उठाया है और ये भारतीय शिक्षा बोर्ड तैयार है। और आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ योगाहार के माध्यम से, पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग अपने अपने स्तर पर जो माध्यमिक शाला तक के जो स्कूल हैं उनमें जरूर संपर्क करें और उनको भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें, उनका कोर्स बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए अगर आप देते हैं तो आपका बच्चा वो जो आज आपकी जो मंशा है उसके अनुरूप, आप अगर महारानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ेगा, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास पढ़ेगा, तो उनमें वो विचार आएंगे। और अगर हमने जो अंग्रेजों की, अकबर की और एंथोनी की और फलाने की ढिकाने की अगर हमने इतिहास को पढ़ा तो हमें वो ही आता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस पर भी हम ध्यान दें। और जो आदरणीय गणेश गौर जी के वक्तव्य पर डॉक्टर किशोर दुबे जी ने कहा था कि आप 15 साल से जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन 1 एकड़ में ही कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ाई जा सकी, क्या आप में दिक्कत आ रही है, क्या इस पर भी आगे चर्चा हो, क्योंकि आज वो चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि ये समस्या सारे किसानों की है। किसान 1 एकड़ में कर रहा है, लेकिन अगर 15-20 साल से उसका 1 से 1.5 एकड़ और 2 एकड़ नहीं हुआ है तो उसका कारण हमें जानना चाहिए, उसका समाधान का उपाय करना चाहिए। मैंने समय जो लिया है चूँकि थोड़ा सा महत्वपूर्ण था, और मैं सदन को प्रणाम करता हूँ। अगर मेरा सुझाव ठीक हो तो इस पर विचार किया जाए। ओ सर, जो आपने बात की है, निश्चित रूप से ये सब विचारणीय मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पर जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोग धृतराष्ट्र की उसमें आ गए हैं। मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे नाती जहां जा रहा, मैं जान रहा हूं, मैंने 42 साल अपने शिक्षा विभाग को दिए हैं, परंतु मैं अपने नाती को उस वहां से नहीं हटा पा रहा। उसका कारण है कि जो सोशल स्टेटस जो बना है, जो हमारे बेटा है वो चाहता है कि मेरा बेटा तो बस अंग्रेजी में पढ़े। अब हम क्या कर सकते हैं? ये परिस्थितियां ना केवल मेरी है, क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को भी हो, क्योंकि जो माहौल बना है उस माहौल में यही सब चीजें बढ़ रही है। और जैसा कि हम, जो आपने कहा है, निश्चित रूप से जब हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे, अच्छी बातों को पढ़ेंगे, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य एंटरप्राइज से जो है हैंड रेज है, मैं उनको सादर सहित बुलाता हूं, वो आए, अपनी बात कहें और आभार भी व्यक्त करें। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी दादू, बहुत अच्छा। मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज आई थी तो मैं बताना चाहता हूँ सदन में, कि जैसे जो अपने लेक्चरर और प्रोफेसर हैं जो हिंदी स्कूल के हैं, उनके बच्चे भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो जो अपने यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, वो उनके खुद के स्कूल में नहीं पढ़ रहे। कम से कम ऐसे 80% टीचर्स हैं, 80% प्रोफेसर हैं जिनके बच्चे अदर इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वो खुद अपने स्कूल में नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहते। जी ओम। इसका कारण है कि हम आज जो कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं और उससे जो नुकसान आ रहे हैं वो तुरंत नहीं आ रहे, वो धीरे धीरे आते हैं और वो हमारे जर्म्स में शामिल होते जा रहे हैं, और हमारे पूरे परिवेश में वो ऐसे रच बस जाते हैं कि हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें समझ में नहीं आती है। ऐसे ही हमारे जीवन की जो चीजें हैं हमारे धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करती हैं और हमें नुकसान पहुंचाते जाती हैं, और उसका परिणाम तो वही आएगा ना जो कर रहे हैं। ये अंतर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और दुबे जी का एक प्रश्न छूट गया था कि मैं 15 साल से कर रहा हूँ फिर भी मैं पूरे में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आज गांव से जो सहकर्मी हैं और जो साथी काम करने वाले हैं
वो शहर की तरफ जा रहे हैं, गांव में कोई रहना नहीं चाहता और गांव में खेती का कार्य करना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं पूरी खेती में यह अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला जितना कर सकता हूँ उतना ही कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर पाता हूँ। ये कुछ मेरी विडंबना है और इसके कारण मैं पूरी खेती में अपना जैविक नहीं कर पा रहा हूँ। जी धन्यवाद। चिग्नोरिया जी का हैंड रेज है, मैं उनको भी आदर सहित बुलाता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। जी हो। जी सदन को सादर प्रणाम। मैं ये बात निकल रही थी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रायसेन जिले में वहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर है, उसके संस्थापक सदस्य को के परिवार भी के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं। ये विडंबना है, आप देखिए। वो सर मैंने कहा नहीं कि हम लोग धृष्ट राष्ट्र बन गए हैं। धृष्ट राष्ट्र इसलिए बन रहे हैं कि जो हमारे बेटे हैं वो हमारी थोड़ी सुन रहा है, वो चाह रहे हैं कि मेरा बेटा जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़े, वहीं उनको वो अच्छा लग रहा। तो ये ना मेरी ही नहीं, ये मैंने जो कहा ना कि सबकी यही स्थिति है। और सब जानते हुए भी, जैसे हम आदरणीय गौर साहब कह रहे हैं कि हम कीटनाशक डाल रहे हैं, वो जानते हुए भी हम वही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप ये देखिए 10वीं के बालक को, इंग्लिश मीडियम के बालक को यदि आप उठा करके जो सामान्य स्कूल में पढ़ाएं उनको देखेंगे तो ना तो वो 2 पेज अंग्रेजी में लिख सकते और ना 2 पेज हिंदी में लिख सकते। ये आप एक वातावरण, हाँ वो क्या करेंगे, जो उन्हें रटा दिया गया है उसमें आप देखेंगे 90% नंबर है, 95% नंबर है, वो सब रटी हुई चीज है। उनसे उसके अलावा यदि आप उनसे एक दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे तो वो 0 हो जाएंगे। ये कोई भी जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो ये इस बात को देख सकते हैं, क्योंकि मेरे तो शिक्षा विभाग में समय ही रहा है तो मैं तो ये बात महसूस करता हूँ। पर वही धृष्ट राष्ट्र की स्थिति में है। जियो। और 450 साल की गुलामी ऐसे थोड़ी दूर होगी, क्योंकि वो 450 वर्ष में जो हमारे अंदर घुस गया है वो एक दिन में आप अलग नहीं कर सकते। उसके लिए स्वामी जी जैसे अन्य लोग काम करेंगे और उस पर जिएंगे और उस पर कार्य करेंगे, जब जाके उसमें सुधार होगा। एक दिन का पुरुषार्थ से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा है। आप उसमें अपने आप को निकृष्ट या ऐसा मत समझे कभी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका परिणाम बाद में ही आएगा। आज हम गेहूं की फसल लगाएंगे तो उसकी फसल 5 महीने बाद ही आएगी, मैंने आपको बताया था। इसलिए इसकी चिंता कभी नहीं करें, आज क्या करना है उस पर काम करें। जी धन्यवाद। बहुत बहुत गणेश जी, बहुत जी अच्छा वही लगा। बात मैं 2 मिनट का समय और लूंगा। जी जी। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों को मैंने शिशु मंदिर में पढ़ाया है। मेरे जहाँ पे मैं रहता था, मेरी साइड में एक कॉन्वेंट की टीचर रहती थी। उन्होंने काफी बोला कि आप मेरे बच्चों को मेरे स्कूल में करवा दीजिए, आपको फीस में भी आपको सुविधा देंगे हम। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। उनको मैंने 2 बच्चों को शिशु मंदिर में पढ़ाया। और अभी एक बेटा जो मेरा बड़ा वाला है वो वेबसाइट डिजाइनर है, और छोटे बेटे ने मतलब बाड़ी से नवोदय में पास आउट है, और उसने एम.कॉम हमीदिया कॉलेज से किया है, उसकी शिक्षा हुई है। और अभी बढ़िया अच्छे से वो अकाउंट का काम देखता है। मतलब तो ये कोई शिशु मंदिर वाले बच्चे भी मैं समझता हूँ कि अच्छे पदों पर जाते हैं। और अभी उसके साथीगढ़ भी है ना, अभी न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं और अच्छे ब्रिलियंट बच्चे निकलते हैं वहां से। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, ऐसा नहीं है। तो यही सब चीजें, और आज समय हो रहा है तो मैं सदन में उपस्थित सभी का धन्यवाद करता हूं। सबने समय दिया उसके लिए आभार, और गौर साहब का पुनः पुनः बहुत आभार कि उन्होंने और नए विषयों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। जी ओम। कल के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो है वो भोपाल के पास से ही हैं और वो एक अलग नए विषय को छुएंगे। जी ओम। सभी को प्रणाम। जी।